Hello and welcome to Adbut Batch. Dear class 10 students, hopefully you all are doing very well. This is Palak Rakhiani, your English educator. उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही मज़े में होंगे एंड रेडी हैं आज के सेशन के लिए, जो कि आप देख पा रहे हैं हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी देखेंगे हम इस पूरे वीडियो में। समरी यानी ये जो पूरा चैप्टर है जो कि थोड़ा ज़्यादा लेंदी है क्योंकि इसमें जो है नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी जीवनी है जिसका थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो काफ़ी मोटिवेशनल पूरी बातें हैं। संक्षिप्त में आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले फटाफट से एक बात कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला जी का नाम आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा। अब अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? आजादी की तरफ एक बहुत बड़ी वॉक। वॉक का मतलब ये नहीं है कि वो चल के जा रहे हैं, इट मीन्स कि आजादी पाने के लिए उन्होंने और उनके लोगों ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो उसी बात को उन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में रखा है। तो देखते हैं चैप्टर ओवरव्यू। This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. So, extract का basically मतलब क्या होता है? किसी चीज से कोई अंश लेना। तो किसका अंश है? उनकी जीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो यानी उन्होंने वो खुद जीवनी लिखी है। बायोग्राफी तो मतलब होता है किसी की जीवनी। ऑटोबायोग्राफी यानी वो खुद लिखे यानी आत्मकथा। तो उससे छोटा सा अंश लिया गया है। किनकी ऑटोबायोग्राफी से? नेल्सन मंडेला, जो कि कौन थे? साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। सो लेट मी मेक यू वेरी क्लियर कि क्या होता था ना, कलर के बेस पे ब्लैक और व्हाइट को बांट दिया जाता था, है ना। यानी व्हाइट जो है डोमिनेट करते थे, खुद को सुपीरियर मानते थे ब्लैक से, जिसकी वजह से जो काले रंग के लोग हैं, ब्लैक स्किन पीपल है, उनको बहुत ही ज्यादा जो है ना प्रताड़ित किया जाता था, बहुत ही कुछ सहना पड़ा था, जिसकी कहानी यहाँ हम पढ़ेंगे। It starts with the ceremonial installation of the first democratic government of South Africa. तो यहाँ पे काफी सालों से अराउंड लाइक ये माना जाता था कि फ्रॉम अराउंड 300 years जो है व्हाइट सुप्रीमेसी रही है। व्हाइट सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी यानी इनका ही शासन रहा है, गोरे लोगों का, यानी स्किल्स के बेस पे नहीं, जस्ट बिकॉज उनकी स्किन का कलर व्हाइट है वो खुद को हाई क्लास के मानते थे एंड वो ये समझते थे कि हमारा राइट है, हम काले लोगों को जो है दबा सकते हैं। तो इतने साल तक जो है ना व्हाइट सुप्रीमेसी चलती आई है। लेकिन हमेशा यार ये कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है कि अंधेरे के बाद जो है ना उजाला आता ही है, राइट। तो इतने टाइम तक इनका जो शासन रहा है, अब फाइनली जो है काफ़ी लीडर्स के जो हम कह सकते हैं उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से, उनके साहस की वजह से कौन सा डे आता है साउथ अफ्रीका में कि अब उनकी जो है पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक जो है उनकी सरकार बनी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेसिकली क्या होती है? इट इज़ वेरी सिमिलर टू इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है, यानी इन लोग जो है ना वो वोट करके अपने पसंद का नेता चुन सकते हैं, राइट। कि लोग वोट करने के लिए फ्री हो, ईच वन कैन टेल, क्योंकि सबकी अपनी चॉइस होती है, सबको फ्रीडम होती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग अपना चुना हुआ जो है ना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है? एक सेरेमनी चल रही है, उद्घाटन हो रहा है, जैसे सब शपथ लेते हैं ना वैसे ही। It tells us about Mandela's views about freedom. तो पूरी आप चैप्टर में क्या देखोगे कि नेल्सन मंडेला जी ने अब आत्मकथा लिखी है, तो उन्होंने अपनी सारी दिल की बातें बताई है कि आज़ादी को लेके वो क्या सोचते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि ऐसा नहीं है पैदा होता ही मुझे आज़ादी का जुनून था, क्योंकि तब तो जब बचपन में होते हैं या एक स्टूडेंट होते हैं तो इतना पता नहीं होता है। तो वो फ्रीडम से रिलेटेड काफ़ी सारे अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करते हैं। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट मंडेला's चाइल्डहुड, adolescence, 30 years of his prison and his journey as a freedom fighter. तो इसमें हमें क्या पता चलता है? उनके बचपन के बारे में, adolescence यानी क्या होता है? उनकी जवानी के बारे में, और जो प्रिजन में अराउंड 27 से 30 साल सोचो उन्होंने जेल में काटे हैं, उन सब के बारे में वो बताते हैं कि कैसे आज़ादी के लिए उनकी और उनकी टीम की जर्नी रही है। It also mentions the contributions of other freedom fighters of his nation. और उन्होंने सिर्फ अपनी ही बात नहीं, उनके देश के जो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में भी इस पार्ट में मेंशन किया है। ओके, तो आई होप चैप्टर ओवरव्यू क्लियर है। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज, मैंने जो है आपको यहाँ पे हेडिंग में लिख दिया है कि इस पर्टिकुलर हेडिंग में हम स्टोरी के उस पार्ट की बात करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग कम्स ऑन
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो लेसन की एक्चुअल में शुरुआत कैसे होती थी ये बताया गया था कि 10 मई 1994 में बीबीसी न्यूज़ की जो हेडलाइंस होती है ना, बीबीसी क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो काउंसिल है, वहाँ के फेमस न्यूज़ होती है, तो वहाँ के पेज पे, वहाँ के न्यूज़पेपर में हेडिंग छपी थी क्या, कि साउथ अफ्रीका को जो है आज़ादी मिल चुकी है, उनका पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया है। तो यहाँ से शुरुआत होती है ऑन 10 मई 1994। अब क्योंकि हिस्ट्री नहीं है, आपको बहुत सारी डेट्स नहीं दी हैं, सिर्फ कुछ कुछ डेट्स हैं, तो ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। 10 मई 1994 को फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज एस्टैब्लिश्ड। पहली डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल। अब रेशियल का मतलब मैं आपको बताती हूँ, रेशियल का मतलब यहाँ रेस से है। रेस का मतलब वो दौड़ने वाली रेस नहीं, रेस का मतलब होता है कि जाति के आधार पे या रंग के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है। तो नॉन रेशियल यानी बिना भेदभाव वाली सरकार बनी थी साउथ अफ्रीका में। कब? 10 मई 1994 को। एस्टैब्लिश्ड यानी, एस्टैब्लिश का मतलब क्या होता है, स्थापित की गई थी, है ना। आई होप एस्टैब्लिश का मतलब सबको पता है क्या होता है, स्थापित की गई थी। The inauguration ceremony took place in a sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria, where many leaders of the world had gathered. तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन सेरेमनी जो थी वो कहाँ पे हुई थी, प्रेटोरिया के। अब प्रेटोरिया पहली बात क्या है, प्रेटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका कैपिटल है प्रेटोरिया। तो वहां की यूनियन बिल्डिंग जो है ना, उसके एक एम्फी थिएटर में, एम्फी थिएटर बेसिकली क्या होता है, ये एक गोल आकार का जो है ना एक रंग मंडल होता है। यानी जैसे आप स्टेडियम्स वगैरह देखें, क्रिकेट स्टेडियम्स, तो उनमें क्या होता है, बीच में ऐसा स्टेज टाइप होते हैं आप मान लो, और पूरा जो है गोल ऐसे सीढ़ियां होती है, तो लोग वहां बैठ सकते हैं। तो सैंडस्टोन है ना, बलुए के पत्थर से कुछ बना हुआ ऐसा बताया जा रहा है, एक एम्फी थिएटर था, वहां पे जो है सब लोग आ गए थे और देश विदेश से बड़े बड़े नेता वहां पे गैदर हुए थे। और क्यों ना हो, इतनी बड़ी बात थी, इतने सालों बाद जो है साउथ अफ्रीका को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति और रंग के आधार पर भेदभाव से जो है आजादी मिलने वाली थी। तो देश विदेश से बहुत सारे लीडर्स वहां पे सम्मिलित हुए थे, गैदर हुए थे। कहां पे? प्रेटोरिया में। नेल्सन मंडेला had come to the ceremony with his daughter ज़िनानी। तो वो बताते हैं कि मेरी सेरेमनी में उनके साथ कौन आया था, उनकी बेटी ज़िनानी आई थी। फिर वो बताते हैं, फर्स्ट मिस्टर डी क्लर्क was sworn in as the second deputy president and Thabo Mbeki as the first deputy president। तो वो कहते हैं कि मतलब आत्मकथा है ना, तो वो बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। वो बैठे हुए हैं, तो पहले जो है मिस्टर डी क्लर्क was sworn का मतलब क्या होता है, शपथ लेना। जैसे जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं ना, तो वो स्टेज पे जाके शपथ लेते हैं, एक स्पीच देते हैं। तो वो कहते हैं सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को बुलाया शपथ लेने के लिए, जो कि सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी दूसरे उपराष्ट्रपति थे, है ना, राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति, उनको। देन सेकंड किसको बुलाया, थाबो एम्बेकी को, जो पहले उपराष्ट्रपति थे। देन आफ्टर देम, उनके बाद किसकी टर्न आई, नेल्सन मंडेला जी की। सो आफ्टर देम मंडेला टुक हिज ओथ यानी शपथ लेना, एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्री साउथ अफ्रीका। और किस में शपथ ली उन्होंने, किसके राष्ट्रपति बने वो, एक आजाद साउथ अफ्रीका के, जिनके ऊपर कुछ टाइम तक व्हाइट्स का राज होता था। He pledged to obey and uphold the constitution and to devote himself to the well-being of the people। अब वो बताते हैं जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने क्या शपथ ली, बोला he pledged, उन्होंने ये शपथ ली कि वो ओबे करेंगे। ओबे यानी पालन करना, एंड अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना। उन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको समझ आता है ना, हमारा जो संविधान है उसे मैं भली भांति अच्छी तरीके से पालन करूंगा। और देखो पालन करना क्या होता है, एक दिन तो नहीं फॉलो करना होता है, उसे बनाए रखूंगा यानी मेंटेन रखूंगा। और कहते हैं एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द पीपल। डिवोट यानी मैं अपने लोगों के लिए, अपने साउथ अफ्रीका की जनता के लिए स्वयं को पूर्ण समर्पित कर दूंगा, यानी उनकी वेलबींग के लिए, हमारे देश के और उनके लोगों के लिए क्या अच्छा हो उसके लिए मैं फुल टाइम जो है ना अपना यहाँ पे समर्पण दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ओथ ली।
नेक्स्ट इज मंडेला एड्रेस्ड द गेस्ट्स। नाउ अब जाहिर सी बात है कि आप जब इतनी बड़ा ओकेजन रहता है तो देश विदेश से लोग आते हैं, तो एक ही मॉरल ड्यूटी बनती है कि उन गेस्ट्स को जो है एड्रेस करें। एड्रेस यानी उनका धन्यवाद दें और उनके लिए कोई मैसेज दें। तो यहाँ मंडेला बताते हैं, आफ्टर टेकिंग ओथ मंडेला एड्रेस्ड दी गेस्ट। एड्रेस्ड यानी उनको जो है उन्होंने थैंक यू किया, उनको एक मैसेज दिया। He promised to create a society which all humanity would be proud of. उन्होंने प्रॉमिस किया यानी उन्होंने लोगों को वादा किया कि हम एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसको पूरी मानवता, जिस पे जो है बहुत ही ज़्यादा गर्व होगी। क्योंकि देखो, जब इंसान रहता है ना तो वो एक समाज में रहता है। अब एक कंट्री अकेले तो नहीं रह सकती, हमें इंटरनेशनल जो है अफेयर्स रखने पड़ते हैं, बना के रखनी पड़ती है भाई, है ना, क्योंकि डील्स होती हैं, अलग अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं। तो इसलिए मंडेला जो है सभी लीडर्स को जो है एड्रेस करके कहते हैं कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसपे मानवता को बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा। तो बेसिकली वो कहते हैं जो ये शासन चलता था इसमें हम इक्वालिटी लेके आएंगे, राइट, सभी जो है समान रूप से एक रहेंगे। He thanked the international leaders for joining the ceremony that represented a common victory of justice, peace and human dignity. अब वो क्या करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स को पहले धन्यवाद देते हैं कि आप इस सेरेमनी में आए, और उन्होंने कहा ये सेरेमनी सिर्फ अफ्रीका के लोगों की जीत नहीं है, ये किसकी जीत है, क्योंकि एट लास्ट तो हम सब इंसान ही है, राइट। तो उन्होंने कहा ये विजय है, किसकी विजय है, जस्टिस की, न्याय की, शांति की और इंसानियत की, राइट। बिकॉज कोई भी आप रिलीजन से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, फर्स्ट यू आर अ ह्यूमन, राइट। तो अगर हम किसी ऐसी बुरी चीज का अंत करते हैं तो किसका विजय होता है, इंसानियत की जीत होती है। He promised that he would work to remove all kinds of poverty, sufferings, oppression and discrimination from the society. और उन्होंने ये वादा किया कि उनके जब वो यहाँ पे देश को लीड करेंगे तो वो जो है पूरी कोशिश करेंगे कि वो हर तरह की पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि देश में जो गरीबी है, लोग परेशान हैं खाने पीने के लिए, जितनी भी सफरिंग्स हैं, ऑपरेशन है कि कोई किसी को पक्षपात कर रहा है, दबा रहा है ना, उन सब से मैं अपने समाज को पूर्णतः मुक्त कर दूंगा। He also promised that the new society would bring hope, equality and freedom. और उन्होंने कहा अब ये साउथ अफ्रीका का जो समाज बनेगा ये एक नया समाज है जो कि उम्मीद, समानता और आज़ादी लाएगा सबके लिए। यानी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्लैक पीपल की बात कर रहे थे, वो सबकी, किसी भी रंग का हो, गोरा हो, काला हो, एनी अदर कलर, सबको जो है फ्रीडम एंजॉय करने को मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट कम्स डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीकन जेट्स। अब एज यू नो कि कभी इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, यानी ओथ सेरेमनीज होती है, तो जो मिलिट्री होती है, जो आर्मी होती है, वो अपने प्रेजेंटेशन देते हैं। तो यहाँ पे जो मिलिट्री पावर है वो साउथ अफ्रीकन जेट्स ने शो किया था। सो व्हेन मंडेला हैड टेकन द ओथ, साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्ले द मिलिट्री पावर। साउथ अफ्रीका के जो जेट प्लेन्स होते हैं उन्होंने अपना मिलिट्री पावर दिखाया। They also showed the loyalty saluted him, यानी उन्होंने जो है स्काई में अलग अलग जो नहीं ऐसे बहुत सारे जेट्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेशन करते हैं। तो इससे इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ अपनी क्रिया का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो जो है एक सम्मान दे रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं कि ये देश का जो डिसीजन है कि लोकतंत्र आया है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसका क्या सेंस होता है मैं आपको बताती हूँ। किसी भी कंट्री में हमेशा कहा जाता है कि एक तो गवर्नमेंट और एक मिलिट्री, इन दोनों की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वाई? बिकॉज मिलिट्री हैज़ अ डिफरेंट पावर। हमको पता है मिलिट्री के जो लोग होते हैं वो इतने वेल ट्रेन होते हैं। आज मैं कह रही हूँ कि अपन बढ़िया बैठ के पढ़ रहे हैं आराम से, क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे हमारी सेना तैनात है, तो सेना में कितनी ताकत है, तो अगर ये इतनी ताकतवर है तो गवर्नमेंट के साथ उनकी अच्छी जो है रिलेशन होने चाहिए। तो यहाँ पे मिलिट्री ने अपना पावर दिखाते हुए जो है थैंक किया और सल्यूट किया किसको, जो है लीडर्स को, उनको जो है अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए कि हम आपका इस डेमोक्रेटिक सरकार में पूर्ण साथ देंगे। और इसी बात पे जो है ना मंडेला एक फनी सी बात रिकॉल करते हैं। ही रिकाउंटेड दैट दे वुड हैव अरेस्टेड ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, यानी वो कहते हैं ही रिकाउंटेड यानी वो ऐसे याद करते हैं कि पहले क्या होता था जब ये एक्टिविस्ट थे, जब ये देश के लिए लड़ाई लड़ते थे तो वाइट लोगों का शासन होता था ना, तो उस कारण से इन लोग को अरेस्ट कर लिया जाता था, नेल्सन मंडेला को। ये वही आर्मी है जो उन्हें अरेस्ट करती थी और आज जो है वो इतना खुश हैं कि यही लोग जो है उनको सल्यूट कर रहे हैं। द हाइएस्ट मिलिट्री जर्नल्स मेनी ईयर्स बिफोर इट वॉज फॉलोड बाय प्लेइंग ऑफ टू। अब वो कहते हैं लास्ट में क्या होता है कि उनका जो नेशनल एंथम है ना, 2 नेशनल एंथम बजे थे। अब यहाँ पे 2 नेशनल एंथम का बेसिकली सेंस क्या है कि
व्हाइट पीपल जो होते हैं ना, व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल, अब इन दोनों के अलग अलग नेशनल एंथम थे। ब्लैक्स का जो नेशनल एंथम था ना वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, क्योंकि अगेन वो बहुत ही ज़्यादा उनको दबाया जाता था, तो उनको फ्रीडम नहीं थी इसे गाने की। और एक था व्हाइट्स का नेशनल एंथम। तो व्हाइट्स का नेशनल एंथम कौन सा था, यहाँ पे लिखा है डाइस्टेम, एंड ब्लैक्स का है निकोसी सिकलेली अफ्रीका। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज ये हुई कि जो व्हाइट यानी गोरे लोग थे ना, वो काले लोगों का, ब्लैक्स का नेशनल एंथम गा रहे थे, एंड काले लोग व्हाइट्स का गा रहे थे, डाइस्टेम। तो इससे बड़ी सेक्युलरिटी क्या हो सकती है कि आपस में दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम को गा रहे हैं। बाद में मंडेला कहते हैं कि हाँ, इन लोग को अभी तक लिरिक्स याद नहीं हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है होल हार्टेडली ये अपना लेंगे। तो ये किसका प्रतीक है, ये एकता का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू एन इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि मैं बताना चाह रही थी। ऑलरेडी जब हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था तो इसे डिस्कस किया था, अपार्टाइड एंड साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको समझना है, थ का साउंड नहीं आता है इसमें, अपार्टाइड, अपार्टाइड है ना, आर का भी साउंड नहीं आता है, आर और थ का साउंड नहीं है, दिस इज अपार्टाइड ना। अपार्टाइड क्या होता है, अपार्टाइड इज बेसिकली ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि किस पे बेस्ड है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे, जाति भेदभाव पे, है ना, अपार्टाइड होता है। So Nelson Mandela remembered about days gone by which would soon be the part of history where the whites had formed a system of racial dominance against the black. तो यानी अपार्टाइड मतलब, अब मैं नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि कैसे एक समय था इतिहास में कि गोरे लोगों ने है जो है ना आपस में मिलके क्या कर लिया था, एक सिस्टम फॉर्म कर लिया था रेशियल डोमिनेंस का, किसके अगेंस्ट, ब्लैक के अगेंस्ट। ये हुआ कब था मैं आपको बताती हूँ। हिस्ट्री में ये वॉर सुना होगा आपने, एंग्लो बॉयर वॉर। ये वॉर बेसिकली किस किस के बीच में हुआ था, ब्रिटिश के बीच में और जो साउथ अफ्रीकन बॉयर, बॉयर यानी होता है फार्मर, इनके बीच में। तो हुआ क्या, यहाँ पे वॉर के बाद जो है बहुत ही खराब सा वॉर था ये, इसके बाद समझौता तो हो गया, लेकिन यहाँ पे पता है एक टीम बन गई। कौन सी टीम बन गई, गोरे लोगों की। इन लोगों ने क्या किया, खुद में टीम बना के खुद में ही ऐसा कर दिया कि अपने ही देश के काले लोगों के खिलाफ हो गए। ये अपने ही देश के काले लोगों के खिलाफ इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, अपार्टाइड, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे, कि हमको इन काले बस ऐसे ही बस बना दिया कि हमको इन काले लोगों को दबाना है, इनको चैन से नहीं जीने देना है। तो यही बात नेल्सन मंडेला याद कर रहे थे। So it was the basis of the harsh societies which was then overturned. वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसे सबसे कठोर समाज हुआ करता था उस टाइम में हमारा, इन नीतियों के कारण। अब बोल रहे हैं जिसे हमने अब ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब क्या आता है, क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं अब इसे हमने पूरी तरह से पलट दिया है, यानी ये सिस्टम अब नहीं रहेगा कि एक जाति दूसरी जाति को दबा रही है। He said that the policy of apartheid, policy of racial segregation created a deep and lasting wound on his country and its people. तो वो कहता है कुछ घाव होते हैं ना जो बहुत ही गहरे होते हैं, तो इतने लंबे समय तक अगर किसी से पीड़ित हो रहे हो, कोई आपको दबा रहा है, तो वो एक बहुत लंबा घाव हो जाता है। तो कहते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है मुझे और मेरे लोगों को ये घाव जो है भरने में टाइम लगेगा। Now it was the system that recognized the rights and freedom of all people. कहते हैं अब जो सिस्टम आएगा ना, वो सिस्टम ना वाइट ना ब्लैक, वो होगा इक्वालिटी का, यानी कोई भी कलर के आप होंगे आपको इक्वालिटी मिलेगी, आप सभी रूप से समान हैं। ओके, एंड सभी को सब कुछ करने का जो राइट्स हैं, जो फ्रीडम्स हैं, वो सभी एंजॉय कर पाएंगे। The next part comes where Mandela recalled the sacrifice of freedom fighters. तो ये वो पार्ट आता है जब मंडेला जो है दूसरे स्वतंत्रता सेनानी जो उनके देश के रहे हैं उनको याद करते हुए बताते हैं। So he says, on the auspicious day, Mandela regretted the loss of thousands of people and remembered their sacrifices for the freedom from discrimination. So on this auspicious, auspicious का मतलब क्या होता है, उस शुभ अवसर पर जब उन्हें आज़ादी मिली तो मंडेला रिग्रेट कर रहे थे, यानी पछतावा कर रहे थे। कैसा पछतावा, उन लोगों के लिए, उन हजारों लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दे दिया देश को आज़ाद करने में, राइट, डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद करने में। He thought of himself as the sum of all those African patriots who sacrificed their lives before him. He was pained that he couldn't thank them. तो वहाँ वो कहते हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, ये जो जितने भी लोग हैं
जिन्होंने अपनी जो है जान दी है, जिन्होंने सैक्रिफाइस किए हैं, मैं उन सब का मिला के एक सम हूँ, एक जो है ना कुल हूँ जो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, राइट। और ही वॉज पेंड का मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे कि वो वहाँ उन लोगों को जिन्होंने इतना बलिदान दिया है कि वो आज यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं कि क्या मस्त नतीजा आया है, क्या रिजल्ट आया है, फ्रीडम मिल गई है, और उन्हें थैंक नहीं कर पा रहे हैं। एंड इसी बीच में वो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के यहाँ पे नाम लेते हैं, कुछ नाम आपको यहाँ दिए गए हैं। ही रिकॉर्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टैम्बूज, वॉल्टर सिस्लो, चीफ लुथुली, यूसुफ डारू एटसेट्रा, यानी ये सब इनके नेशनल कांग्रेस के सब एक्टिविस्ट से, फ्रीडम फाइटर्स से, हु वर द मेन ऑफ अनकॉमन करेज, विजडम एंड जनरोसिटी। तो इनके लिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये वो लोग हैं, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो हम अपने टाइम में अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी की बात करें जिनमें कितना जोश था, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए है ना, लाला लाजपत राय, इतने सारे जो है हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, राइट। तो ये कैसे लोग थे? ये वो लोग थे जिनमें अनकॉमन यानी एक अलग ही तरह का साहस हुआ करता था, अलग ही तरह की बुद्धिमत्ता, राइट, अलग ही करेजेस थे कि इनको देश के लिए कुछ ना कुछ कर मिटना है। तो यहाँ पे तभी उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो है कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताया है। फ्रॉम दीज फ्रीडम फाइटर्स Mandela learned that courage is not lack of fear, but victory over that fear. Mandela believed that the citizens are the real wealth of the country. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कह दिए गए हैं। पहली चीज, मंडेला को इन सबसे सीखने को क्या मिला, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि करेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं करेज को? साहस। तो वो कहते हैं साहस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता है, फियर नहीं लगता है ना, कि भाई मुझे तो डर ही नहीं लगता। बोला नहीं, डर आपको जरूर लगेगा, आपको कोई बड़ा स्टेप लेना है, आपको मान लो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, कुछ भी आप कह सकते हो, तो बोलो तब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लग रहा है। मंडेला कहते हैं डर तो लगेगा, बट इफ यू ओवरकम दैट फियर, है ना, आप उस फियर को, उस डर के ऊपर निकल जाओ, राइट, वो साहस दिखाओ, उसे कहते हैं एक्चुअल करेज। एंड लास्टली वो कहते हैं कि हमारा जो देश है साउथ अफ्रीका, उसमें बहुत ही, उसकी धरती में बहुत ही कीमती रत्न होंगे, बहुत ही कीमती मिनरल्स यानी खनिज होंगी, बोलते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारी कंट्री की असली वेल्थ कौन है? उसके लोग हैं, उनके इंसान है, जो कि हमारे लिए रियल डायमंड्स है। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल आर द वंस जो आपकी कंट्री के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, राइट। तो कहते हैं हमारे देश के असली डायमंड्स कौन है? हमारे लोग। मैन्स नेचुरल गुडनेस। अब यहाँ पे मंडेला बात करते हैं जैसे कैसे इंसान की जो है ना, उसके अंदर एक नेचुरल अच्छाई होती है, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान हो, कोई भी गलत चीज कर रहा हो, लेकिन एक नेचुरल अच्छाई होती है जिसकी वो बात करते हैं। मंडेला बिलीव्ड दैट बीइंग व्हाइट और ब्लैक is not the token of one's own goodness or superiority. No one is born hating other people due to color or religion. People should love each other as love comes naturally, not by force. So यहाँ पे क्या क्या कहानी हुई थी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तो ब्रीफ अप करके लिखा है। अब मंडेला कहते हैं कि जब उस टाइम में, जब उनको प्रिजन में, उनको और उनके साथियों को जेल में डाल दिया जाता था, तो वो कहते हैं उस टाइम में भी जो गार्ड हमको बंद करता था ना, कहते हैं कुछ सेकंड के लिए ही, कुछ क्षण के लिए ही ना, मुझे उसके अंदर एक गिल्ट, एक ह्यूमैनिटी दिखती थी कि शायद उसे लग रहा है कि नहीं, इन लोगों को हम फालतू ही परेशान कर रहे हैं ना। क्योंकि मंडेला, ये लोग जब मंडेला और उनकी जो टीम थी वो ब्लैक थे, तो वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसा होता है ना, जो सरकार होती है फिर वो उनको ऐसे ही जेल में डाल देती है कि आगे कुछ करना पाए। तो कहते हैं उनको जब जेल में डाला जाता था, कहते हैं वहां जो गार्ड हमको बंद करता था ना, बोलते हैं उसके लिए भी मुझे थोड़े सेकंड, कुछ चंद सेकंड की भी जब मुझे उसमें इंसानियत दिखती थी। होता है ना, देखो इंसान कुछ भी करे, जरूरी थोड़ी ना वो गार्ड अपनी मर्जी से कर रहा हो, उसको दबाव में आके करना पड़ता है। अंदर से एक इंसानियत जगती है ना कि क्यों हम सामने वाले को, निर्दोष है तो भी उसे हम अंदर बंद कर रहे हैं। तो वहां पे कहता था उस गार्ड में मुझे अगर थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी दिखती थी ना, तो मैं क्या हो जाता था, मैं फिर से जो है उससे रीअश्योर हो जाता था। यानी मैं बिल्कुल सोच लेता था, हाँ यार, इंसानियत हमेशा चलती है। इट्स नॉट लाइक इफ यू आर ब्लैक, इफ यू आर व्हाइट, आप कुछ भी हो, इंसानियत सबके अंदर एक अच्छा ही रहती है, राइट। बस ये है कि सब कहीं ना कहीं बंधे हुए रहते हैं, राइट। कुछ ना कुछ सबकी बेड़ियां रहती हैं, कुछ ना कुछ फ्रीडम जो है सबको नहीं मिल पाती है। वो ये मानते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि व्हाइट है, ब्लैक है तो उसकी अच्छाई है, तो वो सुपीरियर है ना, गोरा है तो वो सुपीरियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग, यानी जब बोलता है जब मैं पैदा हुआ था, है ना, तब तो ऐसे लेके पैदा नहीं हुआ था कि गोरों और कालों को अलग रहना चाहिए या इस धर्म से मुझे नफरत होनी चाहिए, नहीं। यानी उनका कहने का मतलब है नफरत क्या होता है,
सिखाई जाती है ना। नफरत तो पैदा होता ही थोड़ी ना होती है, वो तो सिखाई जाती है। तो बोला अगर नफरत सिखाई जाती है तो व्हाई नॉट लव, फिर लोगों को प्रेम भाव से जीना भी तो सिखाना चाहिए कि एक दूसरे के कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे ऐसे भेदभाव नहीं करने चाहिए, राइट। पीपल शुड लव ईच अदर एज लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स। एंड प्रेम जो है ना, प्रेम की भावना लोगों के अंदर नेचुरली आती है, क्योंकि तभी तो हम इंसान है। हम जानवरों की कैटेगरी में क्यों नहीं आते भाई? इंसान क्यों कहा गया है? क्योंकि इंसान में इंसान की क्वालिटीज होती है, जस्टिस होता है हमारे अंदर, एक लव होता है, एक अफेक्शन होता है ना। जैसे हम कहते हैं सिंपथी होती है, सामने वाले के लिए जो है हम सहानुभूति फील कर पाते हैं, इजंट इट। तो ये सारी क्वालिटीज जो है इंसान के अंदर नेचुरली प्रेजेंट रहती हैं। बस देरी किस बात की है, जरूरत किसकी है, उनको बाहर निकालने की। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ मैन। यहाँ पे जो है वो एक चीज बताते हैं कि मानव की, किसी भी इंसान की जो है ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन का मतलब क्या होता है? दो। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य होना, है ना। तो वो कहते हैं मानव के जो है दो कर्तव्य या दो ड्यूटी होती है यूजुअली। क्या होती है वो ड्यूटी, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। मंडेला बिलीव्ड दैट एवरी मैन हैड टू ऑब्लिगेशंस। उनके दो कर्तव्य होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन किसकी तरफ? उनकी फैमिली, यानी उनके परिवार, उनके बच्चे, माता पिता, वाइफ, उनकी तरफ होती है। एंड दूसरा होता है कर्तव्य उनके नेशन के लिए, यानी उनकी कंट्री, उनके समाज के लिए, राइट। पहले तो सबसे पहले आप अपना घर देखते हो, राइट। आपके लोग, आपके आसपास वाले ठीक हैं, उनका केयर करोगे। एंड जिस समाज में हम रहते हैं, यानी अगर हमें हमारी कंट्री के लिए कुछ करना है तो दैट इज ऑल्सो अवर ड्यूटी। तो ये दो ड्यूटी होती है एक इंसान की। He believed that in a civil and human society, every man should be able to fulfill both of them. तो ये बताते हैं कि ये जो दो कर्तव्य हैं, वो लोग जो एक सिविल सोसाइटी, सिविल का मतलब होता है सभ्य, और एक बोलते हैं ना इंसानों वाली जो सोसाइटी, समाज है, वहां पे इंसान ये कर्तव्य निभा सकता है। कैसा कर्तव्य? कि वो अपने परिवार का पेट पाल सकता है, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकता है, उसे सारा हक है, राइट। एंड दूसरी तरफ वो अपने देश के लिए, जैसे देश के लिए आप डेमोक्रेसी में हो तो आप अच्छे से वोट कर सकते हो, है ना, लोगों का भला कर सकते हो, कंट्री के लिए जो भी चीजें चल रही हैं उस पर आवाज उठा सकते हो, राइट। तो बोलते हैं ये सभ्य कल्चर में हो सकता है। अब वो यहाँ पे इसलिए बताते हैं कि वो अफ्रीका की दशा बताना चाह रहे थे। बोलते हैं लेकिन ऐसा अफ्रीका में नहीं था, बट अ ब्लैक मैन बोर्न इन साउथ अफ्रीका लाइक हिम कुड नॉट फुलफिल बोथ। तो वो ये दशा बता रहे हैं कि उनके जैसा ब्लैक इंसान जो है, ब्लैक कम्युनिटी से जो हो साउथ अफ्रीका में, वो इन ड्यूटीज को नहीं निभा पाता। क्यों? क्योंकि ड्यूटी को कैसे निभाए? परिवार को पालना है, लेकिन ब्लैक्स को इतना प्रताड़ित किया जाता है तो उन्हें हर चीज के हक से वंचित किया जाता है, भूख से उनको देखना पड़ता है, छत नहीं हो घर पे, शिक्षा नहीं दे पाओ, आप जो चाहते हो वो नहीं कर पाओ, तो कैसे आप इन दोनों ड्यूटीज को निभाएंगे, राइट। So, in order to do something for his nation, Mandela was taken away from his family. Thus, he could never fulfill his obligations towards his family. तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक में आपको चूज करना पड़ता है। अगर आपको अपने धरती माँ यानी अपने जो है नेशन को आपको सर्व करना है, तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली एंड पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मंडेलाज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, कि नेल्सन मंडेला जो है उनके तौर पे उनका नजरिया क्या था आजादी को लेके। सो यहाँ पे पूरी जगह वो बात करेंगे कि मैं पैदा होते ही आजादी की भूख में नहीं था, यानी आज जो आप मुझे जानते हैं कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूं, ये मैं बचपन से नहीं था। तो इस स्टोरी को वो बताते हैं शॉर्ट में। मंडेला रिमेंबर्ड दैट एज अ चाइल्ड फ्रीडम फॉर हिम मेंट बीइंग एबल टू डू व्हाट ही वांटेड। और ये हम सबकी कहानी है। जब आप बच्चे होते हो, छोटे होते हो, तो आपके लिए आज़ादी क्या है? कि मुझे जो करना है करने दिया जाए। मुझे चॉकलेट्स खानी है, मुझे ढेर सारी चॉकलेट खाने दिया जाए। मुझे बाहर खेलने जाना है, कितने बजे भी खेलने जाऊँ, यही आज़ादी होती है। तो सेम मंडेला के लिए थी। As long as he obeyed his father and the rules of his tribe, he was free in every possible way. तो कहता है जहां तक मैं अपने पापा की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी बातें हैं, उनको मानता था और मेरी ट्राइब यानी मेरी कम्युनिटी की बातें मानता था, तब तक मैं फ्री था। यानी पापा ने बोला इतने बजे तक आ जाओ, ये कर लो, वो बातें मैं मानता था, मैं फ्री था, राइट। ये तो बचपन वाली बातें हो गई। नाउ एज अ स्टूडेंट, अब जब वो बड़े हुए, एक स्टूडेंट बने, ही वॉन्टेड फ्रीडम जस्ट फॉर हिमसेल्फ। तो उन्होंने कहा जब मैं एक विद्यार्थी बना तब मुझे आज़ादी चाहिए थी, लेकिन मेरे खुद के लिए ही, जैसे कि मैं रात में घूमने निकल सकूं, है ना, मैं जो चाहे वहाँ पे जो है उस चीज़ को खरीद सकूं, परस्यू कर सकूं, बोला वो मेरे लिए आज़ादी थी। फिर देन एज अ यंग मैन, अब वो धीरे धीरे बड़े हुए, अब बड़े हुए यानी मेच्योर है, थोड़े युवा बने। तो व्हेन अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, ही वांटेड फ्रीडम टू अचीव हिज ड्रीम्स, स्टार्ट अ फैमिली,
अर्न फॉर्म हिमसेल्फ एक्सेट्रा। तो जब एक युवा है ना, यूथ होते हैं, तो क्या चाहिए कि भाई मैं ये करियर बना सकूं, मेरी भी एक फैमिली हो बाद में, है ना, अपने लिए अर्निंग कर सकूं। बोला यहीं तक मेरे लिए फ्रीडम थी, अभी तक लोगों वाली बात आई नहीं थी। लेकिन एज ही ग्रू अप, अब धीरे धीरे होता है ना, उम्र से तजुर्बा बढ़ता जाता है। क्यों हम कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस एज पे जब आप आ जाते हो तो आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन, दुनिया को एक अलग नजरिए से देख सकते हो, राइट। तो एज ही ग्रू अप, जैसे जैसे वो और बड़े हुए, he started realizing that the freedom that he enjoyed as a child was just an illusion। तो कहते हैं बचपन से जो वो जिस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं ना, कि मैं तो आज़ाद हूँ, बढ़िया, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बोला वो तो एक इल्यूजन था, यानी वो सब तो एक बस क्या था, भ्रम था। एक्चुअल में क्या था वो ये बताते हैं, मंडेला रियलाइज दैट हिज कंप्लीट कम्युनिटी इंक्लूडिंग हिम लैक फ्रीडम। क्योंकि अब वो बड़े हुए तो इन्हें समझ आया कि भाई यहाँ तो कौन सा सिस्टम चल रहा है, ब्लैक और वाइट्स का सिस्टम चल रहा है, और उनकी पूरी कम्युनिटी जो है वो आज़ाद नहीं थी। लैक्ड फ्रीडम, लैक का मतलब होता है कमी, यानी आज़ादी की कमी थी। तो अब धीरे धीरे उन्हें जो है ये एहसास होने लगा कि मुझे सिर्फ मेरे लिए नहीं, अब मेरे सभी लोगों के लिए मुझे आज़ादी प्राप्त करनी है। ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही टाइम आया जब उन्होंने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया विद द डिजायर टू गेन फ्रीडम, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर हिज कम्युनिटी। और किस इच्छा से, डिजायर से उन्होंने ज्वाइन किया, ताकि आज़ादी, रिस्पेक्ट और डिग्निटी, यानी एक सम्मान से उनकी और उनकी कम्युनिटी जी सके। द डिजायर फॉर फ्रीडम फॉर पीपल एज अ होल चेंज्ड हिज होल लाइफ। और वो जो इच्छा जगी ना उनके अंदर कि देखो दूसरों के लिए कुछ करना है, तो उनकी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन बदल गया। कैसे बदला? He transformed from a frightened young man to a bold person। तो वो ये बताते हैं कि कैसे मैं एक फ्राइटेंड यानी एक डरा हुआ सा युवा था, नॉर्मल आप सबकी तरह, और इस जोश की वजह से कुछ कर दिखाने के लिए, लोगों के लिए, मैं एक बोल्ड यानी मैं क्या बन गया, एक साहसी इंसान बन गया। Then he says, आगे वो कहते हैं, which turned him from a law abiding person to a criminal। लॉ अबाइडिंग यानी मैं ऐसा इंसान था जो सभी नियम का पालन करने वाला, और अब मैं क्या बन गया, एक क्रिमिनल, एक अपराधी बन गया। अच्छा, यहाँ पे क्रिमिनल कैसे कहा गया है मैं बताती हूँ। क्योंकि उस टाइम में जब एक्टिविस्ट कुछ करते हैं अपने देश के लिए, तो क्या करते हैं, जो व्हाइट्स की सरकार थी ना, उनको जेल के पीछे डाल देती हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जेल के पीछे कौन होता है, क्रिमिनल होता है। तो वो कहता है मैं एक नियम मानने वाला इंसान अब अपने देश के लिए अच्छा करने के लिए एक अपराधी भी बन गया। एंड ही रियलाइज दैट फ्रीडम इज इनडिविजिबल, यानी आज़ादी अविभाज्य है, सबको आज़ादी होनी चाहिए, चाहे ऑपरेसर हो या जो ऑपरेस्ड हो। नेक्स्ट वी कम टू मंडेलास रियलाइजेशन। अब एंड में वो क्या उनको महसूस होता है वो बताते हैं। मंडेला रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट एंजॉय हिज फ्रीडम व्हेन हिज कम्युनिटी वाज नॉट फ्री। वो इतनी अच्छी बात कहते हैं कि मैं खुद जो है फ्रीडम को एंजॉय कैसे करूं जब मेरे लोग, मेरी अपनी कम्युनिटी जो है आज़ाद नहीं है। वो कहते थे अगर इतने सारों में से एक में भी बेड़ियां हैं, एक को भी बंधन है, तो वो बंधन हम सभी पे बराबर है। He also realized just like the oppressed, the oppressor is also not free। Now this is a very important point जो कि काफी लोगों को समझ नहीं आता है। देखो आपको दो लोग मैं बताती हूँ, एक तो ये मान लो एक वाइट है, ठीक है, एंड दूसरा आप ये मान लो यहाँ पे ये जो है एक ब्लैक पर्सन है, ठीक है। अब ब्लैक बनाऊंगी तो ब्लैक स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, समझ जाओ, ठीक है। अब ये व्हाइट पर्सन क्या करता है, इस ब्लैक वाले पर्सन को दबाता है ना, उसको डिस्क्रिमिनेट करता है। तो ये कौन हुआ, ऑपरेसर, यानी जो ऑपरेस करे, ठीक है। और ये कौन है, ऑपरेस्ड, जिसको परेशान किया गया है, ये पीड़ित है और ये पीड़ित करने वाला है। तो अब कहते हैं देखो ये इसको परेशान कर रहा है मान लो, तो ये क्या हो गया, बंधन में आ गया। तो ये बेचारा क्या कर गया, अरे मेरे को फ्रीडम चाहिए इससे, ठीक है। तो यहां तक तो हमें पार्ट पता था कि ऑपरेस्ड जो दबता है उसे फ्रीडम चाहिए। लेकिन मंडेला जी ने इतनी बढ़िया बात कही है कि भाई तुमको ये जो ऑपरेसर दिख रहा है ना, जो पीड़ित कर रहा है, वो खुद भी आजाद नहीं है। क्यों, वो कौन सी बेड़ियों में बंधा है, इन ह्यूमैनिटी की, यानी इंसानियत तो दोनों ही इंजॉय नहीं कर पा रहे ना, वो परेशान हो रहा है लेकिन वो परेशान कर भी तो रहा है। तो इंसानी गुणों से, इंसानी क्वालिटी से, रॉयल्टी से, वो सब से वो भी पीड़ित है ना, वो भी कहीं ना कहीं बंधा है, उसे भी इस जो है खराब काम से जो वो कर रहा है उससे आजादी चाहिए। सो हियर ही सेज ही आल्सो रियलाइज दैट जस्ट लाइक द ऑपरेस्ड, द ऑपरेसर इज आल्सो नॉट
फ्री, तो दोनों ही फ्री नहीं है, यानी एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने पे, किसी पे राज करने पे, खुद को सर्वोच्च मानने में किसी का भला नहीं है, राइट। इक्वालिटी में ही सबका भला है। The oppressed is a prisoner of hatred, prejudice and narrow mindedness. ये ऑप्रेसर जो है ये कौन सी जेल में बंधा हुआ है? ये बंधा हुआ है नफरत, प्रीजडिस, प्रीजडिस का मतलब होता है पक्षपात, और नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस यानी छोटी सोच, इन सब के जेल में वो भी बंधा हुआ है, वो भी बेचारा आजाद नहीं है। Thus, both the oppressor and the oppressed alike are robbed of their humanity. तो कहते हैं दोनों ही ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड alike, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि they have been robbed, यानी उनसे क्या चोरी कर ली गई है? क्या चोरी कर ली गई है? उनकी इंसानियत चोरी कर ली गई है। तो दोनों ही एक तरह से आजाद नहीं है। बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, यानी दोनों को लिबरेट का मतलब क्या होता है? आजादी, दोनों को आजादी मिलनी चाहिए, इज़न्ट इट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बोलते हैं ना एक माइंडफुल बात उन्होंने बताई है, राइट। तो क्लियरली हमें समझ आया कि कैसे जो है एक समराइज्ड फॉर्म में साउथ अफ्रीका को उनकी आज़ादी मिली फाइनली, ये जो रूल है, एंड देन वो लोग इक्वालिटी की तरफ बढ़े, एंड कैसे नेल्सन मंडेला एंड उनकी टीम का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया गया है। तो आई होप एवरीवन मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आए होंगे। डू एंजॉय इट एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।